आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। सबसे पहले ये देखिए, गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया आज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और मोदी जी के कार्यक्रम में पहुंचते ही एक महिला ने वहां जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। खबरों के मुताबिक शालिनी नाम की यह महिला किसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज करना चाहती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री तक पहुंचने की रास्ता न मिल पाया तो फिर शालिनी ने हंगामा खड़ा कर दिया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे गांधीनगर में समारोह के दौरान और उसके ठीक बीच में यह हंगामा शुरू हुआ और उन्हें बलपूर्वक वहां से हटाना पड़ा। मैडम क्या है आपका, कहां से है? दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चीन के हाईवे पर फर्राटे भर रही एक कार जब अचानक बेकाबू हो जाती है तो फिर वही होता है जिसे आप दिल दहलाने वाला हादसा कहते हैं। बेकाबू कार की चपेट में दूसरी कार भी आ गई और दूसरी गाड़ियों के पलटते हुए आप ये तस्वीरें अभी देखिए। हाईवे पर एक के बाद एक धड़ाम धड़ाम दोनों गाड़ियां गिरी और ये दिल दहलाने वाला हादसा चीन का है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लखनऊ में सैफुल्ला जो कि आतंकी है, उससे मार गिराया गया है। एटीएस पुलिस ने उसे, उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस ने उसे मार गिराया। उसके मृत्यु को लेकर अब तरह तरह के सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां लखनऊ एटीएस ने कहा है कि आईएसआईएस से जुड़े होने के पुख्ता सबूत पुलिस के पास अभी तक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनीति भी इस पर जबरदस्त तरीके से हो रही है। शुरुआत हुई कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के द्वारा और उसके बाद अब ये एक ऐसी बहती गंगा बन चुकी है जिसमें हर कोई हाथ धो लेना चाहता है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने एक बीज बोया और शाम होते होते ये पेड़ अब हर किसी के सामने है, जिसे कहते हैं एक राजनीतिक विवाद। दिग्विजय सिंह कांग्रेस का वो चेहरा जिसके साथ विवादों का पूरा नाता रहा है और एक बार फिर दिग्विजय सिंह एक ऐसी बहस का सबब बन गए जो सियासी हलकों में जारी है। दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट नजर आया। इस ट्वीट में लिखा था, सपा कांग्रेस गठबंधन पर रोने वाली बीजेपी ने पता नहीं कब आईएसआई से गठबंधन कर लिया। दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट पर बया हुए इन अल्फाजों पर हो हल्ला मचा तो खुद दिग्विजय सिंह सफाई देने उतरे। ये तो किसी ने मेरे को भेजा था तो रीट्वीट किया है। माना कि ट्वीट दिग्विजय ने नहीं किया, लेकिन दिग्विजय ने इसे रीट्वीट जरूर किया और उसी वजह से इसे दिग्विजय के सोशल अकाउंट पर जगह मिली। दिग्विजय के इस बयान पर बीजेपी से तीखी प्रतिक्रिया आई। राजनीति के लिए आईएसआई से नाम जोड़ने पर बीजेपी ने दिग्विजय को करारा जवाब दिया। बड़े शर्म की बात है कि देखिए, ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है, इसमें लोग राजनीति ला रहे हैं। बड़े शर्म की बात ये जितने एजेंसीज हैं हमारे जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको डिमोरलाइज करने की बात है। इस विवाद के साथ ही साथ एनकाउंटर पर बीजेपी और कांग्रेस दूसरे मोर्चे पर भी आमने सामने नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एनकाउंटर में मारे गए आतंकी का इस्लामिक स्टेट से लिंक बताया था। देखिए, जो एक्सप्लोसिव मिला उसमें तो आईएसआईएस का उल्लेख, वी आर इन इंडिया, फिर उन्होंने जो पाइप बम रखा था अपने मोबाइल से उसका फोटो अपलोड करके उसको सीरिया तक भेजने का काम किया। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। शिवराज सिंह के इस बयान पर भी कांग्रेस हमलावर हुई और सीधे सवाल दाग दिए। Without any clear-cut evidence, these are things which cannot be stated in a statement by Chief Minister. Maybe they are doing it for political purpose. Political purpose means communalizing the country, communally dividing the country. Mr. Chauhan or Mr. Modi or Mr. Amit Shah for that matter, everyone is engaged in this game of dividing the society. एनकाउंटर में मारे गए आतंकी और दूसरे शहरों से गिरफ्तार किए गए संदिग्धों का इस्लामिक स्टेट से कितना कनेक्शन था, ये तो जांच के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन आतंक के इतने बड़े खतरे पर यूं सियासत करने पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
सबसे बड़ी बात हम आपको एक बार फिर बता दें कि लखनऊ एटीएस की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आईएसआईएस का मॉड्यूल जिसका हिस्सा सैफुल्लाह था या नहीं, इसके बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब इस पर जो राजनीति हो रही है ये बिल्कुल अलग है, और राजनीति करने में माहिर हैं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह। चाहे दिल्ली इनकाउंटर की बात की जाए या फिर उसके अन्य तमाम ऐसी बातें सामने रखी जाए, हिंदू आतंकवाद की बात की जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे दिग्विजय सिंह बड़ी प्रखरता से सामने रखते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे दिग्विजय सिंह आतंकवाद का एक दूसरा स्वरूप और आतंकवाद से जुड़े कई तथ्य अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सितंबर 2008 दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में एक एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद ढेर हो गए थे और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे। इस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन का एक बड़ा मॉड्यूल क्रैक कर दिया गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासत में भूचाल आ गया। दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। कुछ ही दिनों बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें मुठभेड़ पर शक है। इन दोनों बयानों से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम ने भी इन आरोपों को नकार दिया था। कांग्रेस बार बार दिग्विजय के ऐसे बयानों से किनारा भी करती है, लेकिन उन्हें अपना नेता भी कहती है। इस तरह दिग्विजय सिंह ने मालेगांव और अजमेर धमाकों पर भी बयान दिए थे। मालेगांव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है। अजमेर धमाकों को लेकर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधा था। दिग्विजय सिंह बिना सबूत बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन वो खुद एक ऐसे शख्स के साथ नजर आए जिस पर देश में नफरत फैलाने के संगीन आरोप हैं, यानी जाकिर नाइक। जाकिर नाइक के एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह बतौर मेहमान पहुंचे थे और जाकिर के मंच से दिग्विजय ने भाषण भी दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बहुत आभारी हूँ। जाकिर नाइक के मामले में दिग्विजय सिंह की फजीहत भी हुई थी और उन्हें खुद सफाई भी देनी पड़ी थी। बावजूद इसके आज भी दिग्विजय सिंह के जुबानी तीर चलना लगातार जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन इसे कहते हैं देशभक्ति। लखनऊ में मारा गया आतंकी सैफुल्लाह जो नफरत और हिंसा के रास्ते पर चल रहा था, उसके इरादे तो नाकामयाब हुए, लेकिन उसके परिवार ने उससे जिस तरह से आज किनारा किया है, यह प्रदर्शित करता है कि जब एक बाप अपने बेटे की लाश को स्वीकार करने से पहले यह कहे कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो मुनासिब नहीं है और इसलिए मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वाकई में इसे देशभक्ति का जज्बा कहा जा सकता है, जब एक बाप अपने बेटे की लाश न ले सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आतंक के रास्ते पर चल रहा है। सैफुल्लाह, वो नाम जो हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट की नफरत भरी करतूतों को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये पाप करने से पहले ही सैफुल्लाह अपने अंजाम तक पहुंच गया। सैफुल्लाह की एक सजा उसकी मौत के बाद शुरू हुई, जब सैफुल्लाह के परिवार ने उसकी लाश को कबूलने से मना कर दिया। अब मौत हो चुकी है, आपने मना कर दिया है, क्या करना? बात ये है कि भाई ये देश का काम तो किया नहीं उन्होंने। अब हम उनको यहाँ लेके आए, अब उनको हम यहाँ लेके आए, भीड़ लगवाएं, तमाशा करें, ये सब चीज़ें जिसको भी मालूम होगा, अरे भाई कोई अच्छा काम तो है। यह है एक देशभक्त की आवाज जो अपने देशद्रोही बेटे के खिलाफ उठी। सैफुल्लाह के अब्बा ने साफ कह दिया कि अगर सैफुल्लाह अपने देश का नहीं था तो वो अपने परिवार का भी नहीं था। सैफुल्लाह के पिता के मुताबिक परिवार पहले भी उसकी हरकतों से नाराज था, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि वो ऐसी हरकत को अंजाम देगा। 2-2.5 महीने के बीच में किन लोगों से मिला, कैसी सोबत में आ गया और ये काम किया है जो अच्छा काम नहीं है। यहाँ घर पे नहीं है वो, 2.5 महीने से नहीं है, पूरा 2.5 महीना हुआ। 2.5 महीने से कोई हमारी उससे बातचीत नहीं हुई। इस्लामिक स्टेट के नापाक हैंडलर्स के झांसे में आकर कट्टरपंथ और तथाकथित जिहाद का जहर पीकर सैफुल्लाह भले ही अपने रास्ते से भटक गया था, लेकिन उसके पिता एक देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। एक ऐसे देशभक्त जिन्हें किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं साक्षी महाराज की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज जब भी कुछ कहते हैं तो मामला बड़ा संगीन बन ही जाता है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर और मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी के मुद्दे पर जिस तरह के बोल साक्षी महाराज के सामने आए हैं, वो अपने आप में कई बातें सामने रख रहा है। बुरकों या बुरके पर साक्षी महाराज का ये बयान शायद साक्षी महाराज के लिए भी काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है।
इस 21वीं सदी में आप बुर्का पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। 21वीं सदी की मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी की हिमायत साक्षी महाराज ने कुछ अंदाज में की। साक्षी महाराज ने ताल ठोक कर कहा कि आधुनिक समाज में महिलाओं को बुर्का पहनने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जिसकी मर्जी है वो बुर्का पहने और जिसकी नहीं वो ना पहने। अब 21वीं सदी आ गई है। 21वीं सदी में किसी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छा से बुर्का पहने या जिस परंपरा से रहे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस 21वीं सदी में आप बुर्का पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने ट्रिपल तलाक के मौजूदा तरीके पर भी कटाक्ष करते हुए इसे महिला विरोधी करार दिया। पूछता है कबूल कबूल कबूल, तो महिला कहती है कबूल कबूल कबूल, तो कबूल होता है। पर कितना बड़ा जुर्म है, जब आप तलाक कहते हैं तब एक बार भी नहीं पूछते कबूल कबूल कबूल, तब क्यों नहीं पूछते? तो ये नारी शक्ति का अपमान है, महिलाओं का अपमान है, मानवीय अधिकारों का हनन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। साक्षी महाराज जैसी शख्सियत बुर्के और ट्रिपल तलाक पर बोले तो प्रतिक्रियाएं आना भी लाजमी ही थी। धार्मिक मामला है और धार्मिक मामला जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है और उस सिलसिले में जो उसके जानकार होते हैं वही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो मैं नहीं समझता कि साक्षी महाराज जो हैं उन्होंने कोई सही बात कही है। न उनको इसका हक हासिल है, न उसके ये अहल है, न कभी ये कोई कायदे की बात कहते हैं। हमेशा जब बात कहते हैं दिल दुखाने वाली कहते हैं। साक्षी महाराज का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब उनकी जुबान से अल्पसंख्यकों से जुड़ा कोई बयान निकला है तब तक वो विवाद का सबब बना है और इस मामले में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। और अब आपको दिखाते हैं न्यूजीलैंड में क्या जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। न्यूजीलैंड के उत्तरी इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ बड़े पैमाने पर ऑकलैंड और उसके आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। हजारों की तादाद में लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। रेस्क्यू सेवाओं को फौरन तैनात किया गया है, लेकिन बाढ़ और की वजह से वहां स्थिति विकट बनी हुई है। कई जगहों पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं। बाढ़ से शहरी इलाके के साथ साथ हनुआ नेशनल पार्क में भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूजीलैंड की, जहां उत्तरी इलाके में ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। पिछले 50 सालों से अफगानिस्तान में महिलाओं के दमन की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब महिलाएं अफगानिस्तान में किस तरह से अपनी जिंदगी खुद अपनी मुट्ठी में कर रही हैं, बानगी है ये रिपोर्ट के द्वारा। ये दो तस्वीरें अफगानिस्तान के महिलाओं के सालों चले संघर्ष को बयां करती हैं। तालिबान के राज में महिलाओं को अकेले सड़क पर निकलने तक की इजाजत नहीं थी और ऐसा करने पर महिलाओं को सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन आज का अफगानिस्तान बदल गया है और आज ये महिलाएं उन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं जिनमें पुरुषों का दबदबा माना जाता था। ऐसा ही एक क्षेत्र है तलवारबाजी का, जहां अफगानिस्तान की ये मर्दानी अपने हाथ आजमा रही हैं। ऐसी तस्वीरें काबुल के नेशनल स्टेडियम में रोजाना देखने को मिल रही हैं, जहां नौजवान लड़कियां रोजाना आकर तलवारबाजी में अपने हुनर तराशती हैं। काबुल के स्टेडियम में इस वक्त तकरीबन 20 से ज्यादा लड़कियां तलवारबाजी सीख रही हैं और यहाँ मौजूद हर लड़की का बस एक ही सपना है, खुद को मर्दों जितना काबिल और मजबूत साबित करना। باز هم باید از دولت می‌خوایم که این کارهایی که همیشه قانونش پیگیری کنه و یعنی تا اینکه بانوان بتونن که به مقامی که می‌خواین برسن. इन लड़कियों के लिए ये खेल सीखना एक सपने जैसा है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके घर की महिलाएं पढ़ना लिखना तक नहीं जानती, लेकिन यहाँ मानो ये इतिहास को ही बदल देना चाहती हैं। हालांकि अब भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस किस्म से महिलाओं की तलवारबाजी सीखने पर ऐतराज जताते हैं, लेकिन ये ऐतराज या नाराजगी अब इन महिलाओं के कदम नहीं रोकते। महिलाएं आज हर वो काम कर रही हैं जो पुरुष करते हैं। महिलाओं के कदम अब घर की दहलीज के बाहर जाकर अपने लिए नए मुकाम तलाश रहे हैं। इन महिलाओं को अब पुरुषों से सुरक्षा या सहारा नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। टीम न्यूज़ नेशन।